मुकेश अवस्थी जी, देखिए राहुल गांधी की ओर से कहा गया है भारत के 1% अमीरों के पास देश की संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आधे से नीचे की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% है। वो बार बार भारत और इंडिया के बीच की जो गहरी खाई है, बढ़ती हुई खाई है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में जनता तो उनके साथ दिख रही है, कम से कम सड़कों पे भारी भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी के साथ चलने के लिए। उससे भी बीजेपी डरी हुई है क्या? चित्रा जी, पहली तो इस बात का मैं जवाब दे दूं। अखिलेश जी ने जो कहा कि अलग अलग नामों से आता हूं, अखिलेश जी आप सिर्फ नेतागिरी करते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे। मैं पढ़ाता हूं देश के एक दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में, और वो मेरे रोजगार का साधन, मैं प्रोफेसर हूं, पहली बात। दूसरी बात, आरएसएस से मेरा संबंध है, इसमें कोई मुझे शर्म या हया नहीं है। और इन दोनों कामों के होने के साथ साथ मैं राजनीति का विश्लेषण भी कर सकता हूं, जो हर देश का नागरिक करता है, करता रहता है। पान की दुकान से लेकर के अखबार के कॉलम तक करता है। आप या तो कैसे चलाते हैं घर मुझे मालूम नहीं, या तो गमलों में गोभी उगा करके चलाते होंगे, या तो किसानी खेती के नाम पर, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल साफ हूं, स्पष्ट हूं, मुझे इसमें कहीं कोई दो तरह की नहीं है। चेहरे और नकाब आपके ऊपर आपने डाल रखा है, पहली बात। दूसरी बात चित्रा जी, बड़ी साफ सी बात है कि जितने आंकड़े हैं, मैं सारे आंकड़ों पर, बिल गेट्स सबसे ज्यादा दुनिया का पर्सनल बातें नहीं करते हैं, मुद्दों पर रहते हैं, नहीं, पर्सनल पर्सनल बात उन्होंने शुरू की थी चित्रा जी, पर्सनल बात अखिलेश जी ने शुरू की थी, इसलिए मैंने कहा। जहां तक बिल गेट्स, लोगों से गुजारिश है, हम पर्सनल बात में नहीं रहेंगे, मुद्दों पर बात बिल गेट्स अगर विश्व का सबसे अमीर आदमी होता है तो हिंदुस्तान का हर नागरिक बिल गेट्स बनने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान का अगर कोई आदमी अगर दुनिया के तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का होता है तो जलन होती है। ये तो ठीक वही वाली बात है जो एक फिल्म का डायलॉग था ना, कि अपना दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर फर्स्ट आ जाए, टॉप कर जाए, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ये वो वाली बात है। अपने देश के नागरिक, और सबसे बड़ी बात है इसमें से कोई सा भी ऐसा उद्योगपति नहीं है जिसने अपना उद्योग का धंधा अभी बीजेपी के कार्यकाल में शुरू किया हो। तो सबसे पहले सब इस्टेब्लिश्ड हैं। धीरूभाई अंबानी के बारे में अगर बताऊं तो मुश्किल हो जाएगी। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन आंकड़ों पे बात होती है, खुद जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको खुद ही बताया गया है कि किसमें वो ज्यादा फले फूले। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, जूही विश्वास जी हमारे साथ हैं। 10 सेकंड और लूंगा। मैं उन आंकड़ों की बात करना चाहता हूं जिन आंकड़ों के आधार पर देश की आर्थिक व्यवस्था का ये लोग जायजा लेते हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से हैप्पी इंडेक्स में श्रीलंका सबसे भारत से बहुत ऊपर है, और हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से बहुत ऊपर है। जहां पर लोग भूखों मर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने को तैयार है, दो वक्त की रोटी नहीं, 2 रोटी तक अवेलेबल नहीं है। आंकड़ों के दम पर जब भारत की अर्थव्यवस्था का ये चित्रण करेंगे और भारत की सरकार का मूल्यांकन करेंगे, तो इनका यही हाल होगा कि 403 में से 2 सीट आएंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल हैं अखिलेश जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जूही विश्वास का रुख करते हुए, टीएमसी के आप नेता हैं। अब जूही जी देखिए, विधानसभा चुनावों में क्या रिजल्ट होते हैं पश्चिम बंगाल के, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है, खासतौर से पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर हम सब ने देखी 2019 में, जब आपको और बीजेपी के बीच सिर्फ 4 सीटों का ही फर्क रह गया। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से ही लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में बीजेपी की ये जो बड़ी तैयारी चल रही है, देखिए अमित शाह का भी पूरा फोकस है बंगाल जीतने पर, और उनको पूरी उम्मीद भी है कि 2019 के मुकाबले 2024 में बंगाल में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने। कैसे ताकत लगाएंगे फिर उनको हराने के लिए? चित्रा जी, मैं आपको पहले कहना चाहूंगी, देखिए 2019 की जो लोकसभा हुई थी उसकी सिचुएशन और अभी 2021 की जो, आप अगर विधानसभा की सीट देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के जो सीट है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बीजेपी का अगर लोकसभा 2024 का रिजल्ट आएगा तो उसमें लगभग 6-7 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग सीट के बाद तो बाद में करेंगे, वो तो लोगों का राय सामने आएगा तब हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन तैयारी हम लोगों को तृणमूल कांग्रेस के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। 2023 में 9 सीट चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट भी है, मेघालय भी है, जिसमें आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी है, अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे हैं। तो हम लोग बस लोगों को यही बोलेंगे कि देखिए, जो भी जिनको चुनना है ऐसे पार्टी को चुनिए जो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करे, जो हिंदू धर्म, गरीब कल्याण और सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। और उसके पास धर्म की ध्वजा तो है ही, वो बार बार राम मंदिर गिनाती है, विश्वनाथ कॉरिडोर गिनाती है, उज्जैन में जो कॉरिडोर बना वो गिनाती है। उस चुनाव की जो मुद्दे होने चाहिए, उस चुनाव के मुद्दे होना चाहिए, बेरोजगारी उसमें मुद्दे होने चाहिए,
कैसे वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वो काफी गरीब, वहाँ पर गरीब स्टेट्स भी है, वहाँ पर महिला की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है, उसमें महिलाओं के रोजगार बड़ा सवाल है, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे ही बीजेपी के नेता जुड़ेंगे उनसे इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। बेरोजगारी और महंगाई तो महत्वपूर्ण है, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जब ममता दीदी की ओर से चंडी पाठ किया जाता है तो उसको लेकर भी बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। धर्म को वहां पर आपको भी थामने की जरूरत बीजेपी के सामने आ गई थी ना। बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, मैं उसे जवाब जी जाते हैं, हम लोग सारे धर्म स्थान में जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे हम लोग वोट नहीं मांगते हैं। हम लोग बोले हैं जो यहाँ पर जो विकास के काम स्टेट में किया है ममता दी ने, उस विकास के आधार में वोट कीजिए। अभी हम लोगों को पंचायत इलेक्शन भी आने वाला है 2023 में, तो उसका परिणाम भी सारा देश देखेगा। तो हम लोग सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि देखिए, आज हम 2 राज्यों में, गोवा में और त्रिपुरा में हम लोग हार चुके हैं, लेकिन हम लोग कमिटेड है वहाँ पर भी लोगों के लिए। हम लोग सारे नॉर्थ ईस्ट में एक सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके